हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। सवाल ये है, क्या राज्य स्तर पर दिखाई देने वाला अन्याय हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा या वैश्विक सीमा पर भी नजर आता है? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम जॉन रॉल्स की पुस्तक जो 1999 में लिखी गई द लॉ ऑफ पीपल पर नजर डालते हैं। तो हमें पता चलता है जॉन रॉल्स की पुरानी पुस्तक जो राज्य संबंधी न्याय का सिद्धांत देती है, उसी की तरह यह पुस्तक क्या है, हमें अधूरा ज्ञान देती है, जो हमें बताती है कि न्याय की संकल्पना क्या हो, न्याय का सिद्धांत क्या हो, मगर अन्याय के बारे में बिल्कुल ही वह मौन नजर आती है। या कहे अन्याय किस रूप में होता है, कैसे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, इस पर कुछ भी चर्चा नहीं करती है। वैसे ही आज हम जो जानेंगे वो है जॉन रॉल्स का ग्लोबल जस्टिस या कहें वैश्विक न्याय, और वैश्विक न्याय हेतु उनका जो न्याय का सिद्धांत है उसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा हम ये भी जान लें, यह है हमारी जॉन रॉल्स से जुड़ी हुई तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने जाना था जॉन रॉल्स का न्याय संबंधी जो राज्य स्तरीय सिद्धांत है वो हमें क्या बताता है। फिर हमने दूसरी वीडियो में जाना जॉन रॉल्स के राज्य संबंधी न्याय सिद्धांत पर अमर्त्य सेन की क्या प्रतिक्रिया रही है। अब जो तीसरी वीडियो है वो हमें बताती है कि जॉन रॉल्स का ग्लोबल जस्टिस आखिर है क्या। चलिए फिर हम शुरू करते हैं। अब जरा हम इसे डिटेल में जानेंगे। जो उनकी पुस्तक का नाम है द लॉ ऑफ पीपल्स को हम आगे जानेंगे कि पीपल्स का यहाँ पर मतलब क्या है। मगर वो क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है यानी कि जॉन रॉल्स की जो पुस्तक है जो ग्लोबल जस्टिस की बात करती है, उन्होंने इसे क्या नाम दिया, रियलिस्टिक यूटोपियन। ठीक है, रियलिस्टिक का मतलब हो गया यथार्थवाद, वास्तविक, और यूटोपियन का मतलब हो गया काल्पनिक, आदर्शवाद। तो ये दोनों का ही मिक्सचर है। अब पता करते हैं कि आखिर अपनी पुस्तक को इन्होंने ये नाम क्यों दिया। तो यहाँ पर देखें तो ये कहते हैं दुनिया में दो स्थिति हैं। वैश्विक स्तर पर जब न्याय की बात करें तो दो स्थिति हैं। पहली स्थिति क्या है, लोगों में विविधता है, आप में और मुझ में विविधता है, हम डाइवर्स हैं। किस आधार पर डाइवर्स हैं, वो कहते हैं लिबरल पीपल्स। कुछ लोग उदार विचारधारा वाले लोग होते हैं, उदार व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, उन्होंने इसे पहली कैटेगरी कही। दूसरी कैटेगरी का जो इन्होंने नाम दिया डिसेंट नॉन लिबरल पीपल्स। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो गैर उदार व्यक्ति होते हैं। आप उदार भी हो सकते हैं, गैर उदार विचारधारा को भी अपने साथ रख सकते हैं। तो ये कहा कि ये वास्तविक है, इसे हम अपने आसपास देख सकते हैं, ये स्थिति क्या है, रियलिस्टिक है। अब यूटोपिया की बात करें तो यूटोपिया इसलिए कहा कि जो हम समझौता पहली बुक में करते आए हैं, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में करा था, जो मूल व्यवस्था में आपको लेकर के गए थे, ओरिजिनल पोजीशन में लेकर के गए थे, वही पोजीशन में यहाँ पर भी आपको लेकर के चलते हैं जब ये ग्लोबल जस्टिस की बात करते हैं। जरा अब ये भी ध्यान रखना, माइंड में सेट कर लेना, जब ये पूरा सिद्धांत दे रहे हैं ना, तो ये किसके लिए दे रहे हैं, केवल लिबरल पीपल्स के लिए, जो आप में बैठे व्यक्ति हैं, जो उदार विचारधारा है, उदार विचार अपने मन में रखते हैं ना, उनके लिए सिद्धांत दे रहे हैं। जब डिसेंट नॉन लिबरल पीपल की बात आएगी तो उसे हम आगे बताएंगे। तो ये कहते हैं कि जहां एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में हमने एक समझौता किया था, लोगों के बीच न्याय लाने के लिए 3 नियम भी बनाए थे, प्रिंसिपल भी बनाए थे, यहां पर 2 ओरिजिनल पोजीशन होती हैं, 2 समझौते होते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल पोजीशन में ही हमें लेके जा रहे हैं ना। तो पहली पोजीशन क्या है, लिबरल पीपल्स की जो समझौता करने के लिए बैठे हैं वो है पहला राज्य स्तरीय समझौता। इन्होंने क्या किया, पहले अपने राज्य के स्तर पर ही न्याय कायम किया, उदार लोकतंत्र कायम किया, उदार अधिकार दिए। जैसे 3 सिद्धांत हमने देखे थे ना, सबको आज़ादी हो, समानता हो, बेनिफिट टू ऑल हो, भेदमूलक सिद्धांत हो। तो ये क्या है, पहला राज्य स्तरीय समझौता हो गया। या इसे इस तरीके से समझने, जब जॉन लॉक की पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो 2 ट्रीटीज की बात करता है। पहली संधि समाज के बीच होती है, फिर व्यक्ति या कहीं समाज और राज्य के या सरकार के बीच होती है। वही आइडिया को यहाँ पर ये लेकर के आते हैं, मगर क्या करने के लिए, वैश्विक न्याय के लिए। तो दूसरी स्थिति को जाने। अब जो राज्य के प्रतिनिधि है, यानी कि सबकी अपनी अपनी एक भौगोलिक सीमा, मान लीजिए आप अलग राज्य से, मैं अपने अलग राज्य से हूं, अब आप एक प्रतिनिधि अपना भेज दें, मैं एक प्रतिनिधि अपना भेज दूं,
वो क्या है, राज्य स्तर से उठ करके जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक न्याय के लिए वो समझौता करेगा। और उस समझौते में होगा क्या, वो समझौते में न्याय कायम कैसे होता है, उसके लिए क्या कहते हैं, वहाँ पर भी जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक है, जैसे वहाँ पर वेल ऑफ इग्नोरेंस होती है, क्या अज्ञान का पर्दा होता है, यहाँ पर भी अज्ञान का पर्दा होता है। और उनके पास क्या होती है, सिलेक्टिव नॉलेज होती है। ठीक है, सिलेक्टिव नॉलेज का मतलब ये हो गया, यहाँ पर सिलेक्टिव नॉलेज लिखा है कि हमें यह नहीं पता कि हमारे देश की भौगोलिक सीमा कितनी है, या कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कमजोर देश होता है, क्या मजबूत देश होता है, क्या पावर होती है, और पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या हथियार, क्या क्या क्षमताओं की जरूरत होती है, एक दूसरे को गुलाम कैसे बनाया जाता है, ये हम नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे को हमें जुड़ने के लिए हमें कुछ नियम और कानून बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पर इन समझौते में हामी किसके ऊपर होती है, इन दो चीज़ों के ऊपर। याद रखना, वहाँ पर जस्टिस बनाने के लिए 3 नियमों की बात की गई थी। जब ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को देखते हैं राज्य स्तर पर और यहाँ पर वैश्विक स्तर पर किस पर हामी भरी जा रही है, वैश्विक न्याय लाने के लिए कानून और संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशन और लॉज पर हामी भरी जा रही है। और वो किस रूप में भरी जा रही है, जरा इसे हम जरा जान लें। तो ये कहते हैं जब हम वैश्विक न्याय की जरूरत पड़ी तो हमें 8 प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ेगी 8 सिद्धांत की जरूरत पड़ेगी और 3 इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, 3 संस्थाओं की। जरा 8 प्रिंसिपल को हम जान लें कि आखिर ये 8 प्रिंसिपल है क्या। देखो, इसे याद कर लेना, यहीं पर थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। बाकी चीजें किसकी तरह है, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जो उनकी पुस्तक पहली थी। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है 8 प्रिंसिपल में, पीपल आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल्स। देखो पहले बता देता हूँ पीपल्स का मतलब क्या है। देखो पीपल्स का मतलब यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या ग्लोबल स्तर पर व्यक्ति जा रहा है वो राज्य का प्रतिनिधि पीपल्स कहलाएगा। यहाँ पीपल्स का मतलब लोग नहीं, यहाँ पर राज्य का एक प्रतिनिधि है जो ग्लोबल जस्टिस के लिए समझौता करने जा रहा है। ठीक है, तो ये कहा गया जो आप और हम हैं, जो पीपल्स हैं, देश हैं, वो क्या है, सभी आज़ाद हैं, सबको आज़ादी का अधिकार है, चाहे वहाँ पर बोलने की आज़ादी हो, चाहे कुछ भी व्यवसाय करने की आज़ादी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। ठीक है, धार्मिक आज़ादी, ये सब आज़ादी वहाँ पर मिलेगी। और हम और आप इस समझौते में क्या करेंगे, एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करेंगे। ठीक है, अब दूसरे प्रिंसिपल की बात करें, पीपल आर ऑब्जर्व ट्रीटीज एंड अंडरटेकिंग। जो ये समझौता हम यहाँ बैठ करके कर रहे हैं ना, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जो समझौता हमने किया है, जो ट्रीटी या संधि की है, उसका हम पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे। वो सम्मान आखिर क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन तीसरे प्रिंसिपल में मिलता है, पीपल्स आर इक्वल इन एग्रीमेंट। क्योंकि ये संधि और समझौते का सम्मान हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस समझौते में शामिल जो सभी व्यक्ति हैं वो एक दूसरे में समान है। जैसे हमने कहा, जब वो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में 3 प्रिंसिपल देते हैं तो यही कहते हैं कि यहाँ पर जो अधिकार दे रहे हैं ये मान करके दे रहे हैं कि ये सब समान है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कहा कि इस अग्रीमेंट को सभी मानेंगे, कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसे इस तरीके से समझ लेते हैं। जो चौथा प्रिंसिपल है वो कहता है ऑब्जर्व द ड्यूटी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, यानी कि हम और आप समान हैं, हमने एक समझौता कर लिया, अब आपकी और मेरी यह जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे के कार्य में किसी भी तरीके का दखल या हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि हस्तक्षेप के नियम का पालन हम करेंगे। वैश्विक स्तर की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 5वें राइट्स की बात करें या 5वें नियम की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, तो ये कहता है राइट टू सेल्फ डिफेंस एंड वॉर। वार का मतलब हो गया क्वेश्चन मार्क, युद्ध का। ये कहता है कि आपको और मुझे सेल्फ डिफेंस का यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार है। अब क्या है, क्या हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ग्लोबल जस्टिस की बात करें तो युद्ध किया जा सकता है? ये कहते हैं अगर आत्मसम्मान, आत्मरक्षा की बात आई, अगर सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि युद्ध की जरूरत हुई, तो केवल हम युद्ध तभी करेंगे जब हमारी रक्षा चुनौती पड़ जाए या खतरे में पड़ जाए, तो हम युद्ध भी कर सकते हैं। मगर वो कैसा युद्ध हो जरा उसे भी जान ले। जब हम उसके 6वें प्रिंसिपल पे जाते तो ये कहते हैं पीपल्स आर हॉनर ह्यूमन राइट्स, यानी कि हम और आप मानव अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं। और मानव अधिकारों का सम्मान कर रहे हैं तो ये अधिकारों का सम्मान हमें कब भी याद रखना है, जब 7वें सिद्धांत को हम जानेंगे। 7वां सिद्धांत कहता है पीपल्स आर टू ऑब्जर्व सम रिस्ट्रिक्शन इन वार टाइम, यानी कि जब हमारे सामने आत्मरक्षा के लिए युद्ध हो गया आपके और हमारे बीच, तो हमें क्या करना है,
कुछ ऐसे मूलभूत नियम अपने दिमाग में रखने, कुछ रिस्ट्रिक्शन अपने दिमाग में रखनी है, कुछ सीमाएं अपने दिमाग में रखनी है कि हम मानवीय पहलुओं को पीछे नहीं करेंगे। मान लीजिए आप देखते हैं ना, जब युद्ध होता है तो हम कहते हैं कि नागरिकों को किसी भी तरीके का प्रभाव उन पर नहीं पड़ना चाहिए। जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सिविलियंस हैं, नागरिक हैं, उन्हें वहाँ से हम दूर कर देते हैं। या हम दूसरा ये देखते हैं, जब भी हमारे सैनिक उधर फंस जाते हैं या वहाँ के यहाँ फंस जाते हैं तो क्या होता है, हमारे बीच ट्रीटी होती है कि हम एक दूसरे के सैनिक एक दूसरे को लौटा देते हैं। या जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो एक दूसरे के सैनिक जो हमने कब्जाए लिए होते हैं, ज़मीनों को जो कब्जाए लिए होते हैं, उसे वापस हम कर देंगे। ये इसका मतलब था। फिर 8वें प्रिंसिपल की बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये उसी की तरह है। जब हम तीसरे प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये कहते हैं बेनिफिट टू ऑल, भेद मूलक सिद्धांत की बात जब हम करते हैं तो ये कहता है 8वां प्रिंसिपल, पीपल्स हैव ए ड्यूटी टू असिस्ट अदर पीपल्स, यानी कि आपकी और ये मेरी जिम्मेदारी भी बनती है। जब ग्लोबल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम सामने वाले व्यक्ति की हेल्प भी करें, उसे सहायता भी करें। मगर यहाँ सवाल यही है कि आखिर सहायता कैसी है। देखो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अमेरिका किस रूप में सहायता करता है और अमेरिका की एक आइडियोलॉजी भी किस तरीके से जॉन रोल से मैच करती है। वो कहते हैं केवल हमें सहायता पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम को करनी है। इससे पहले मैं अमेरिका का एग्जांपल बाद में लूँगा, पहले भारत का एग्जांपल लेता हूँ। देखो पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब हो गया जब उदार पीपल्स यहाँ पर समझौते में शामिल है तो ये कहते हैं कि जो एक भारत है, भारत की बात हो रही ना, भारत ने अफगानिस्तान की मदद की, वहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, सिस्टम को अच्छा करने के लिए वहाँ की संसद का निर्माण किया और उनके लोकतंत्र का समर्थन किया, वहाँ के अधिकारों की रक्षा के लिए उसकी सरकार का समर्थन किया। ये क्या है, हमने वहाँ पर राजनीतिक सहायता दी, ठीक है। मगर ये क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम को ही अच्छा करने के लिए सहायता दे सकते हैं, आर्थिक मदद बिल्कुल भी नहीं देनी है। आर्थिक मदद का मतलब हो गया हम पैसा आपको बिल्कुल नहीं देंगे, वो मदद की बात ये नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी आलोचना है इनके सिद्धांत की, याद रखना, केवल पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम की। इसे और आगे विस्तार से बताएंगे, जरा यहाँ तक हम समझ लेते हैं। इसे मैं अमेरिका के एग्जाम्पल से समझता हूँ, क्यों इनकी थ्योरी अमेरिका से मेल खाती है। देखो अमेरिका क्या करता है, सभी देशों में हस्तक्षेप करता है। यहाँ पर लिखा है नॉन इंटरवेंशन, मगर वो हस्तक्षेप करता है किसके आधार पर, वो करता है कि लोकतंत्र के आधार पर, शांति के आधार पर, न्याय के आधार पर। मगर करता क्या है, वहाँ पर फिर उनके संसाधनों का दोहन करता है, वहाँ पर आतंकवाद को पैदा करता है। आखिर जो तालिबान जो खड़ा हुआ है किसका पैदा किया हुआ है, अमेरिका का ही तो पैदा किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं थ्योरी कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी पूंजीवादी सोसाइटी को ही आगे बढ़ाती है। और सोसाइटी को आगे क्यों बढ़ाती है या पश्चिमी देशों को आगे क्यों बढ़ाती है, इसके 3 इंस्टीट्यूशन और बताएं। ये तो 8 प्रिंसिपल थे, अब 3 इंस्टीट्यूशन और बताए हैं। वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के नाम पर लोकतंत्र कह देते हैं केवल, जब ये थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। और हम यहाँ बात करें द लॉ ऑफ पीपल्स की, तो ये 3 इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन है, ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर ट्रेड होना चाहिए। फ्री एंड फेयर ट्रेड यानी कि हम और हमारे बीच क्या है, मुक्त व्यापार हो। और कैसा ट्रेड हो, फेयरनेस वाला। यहाँ पर किसी का नियम कानून ऐसा ना हो कि वो आपको हमसे व्यापार करने के लिए रोके। इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशन बनाना है। जरा दिमाग पर जोड़ डाले कि आज ऐसे इंस्टीट्यूशन हमारे पास हैं WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की यहाँ बात की गई है। दूसरे देखें कोऑपरेटिव बैंकिंग। देखो कोऑपरेटिव बैंकिंग के लिए देखो IMF टाइप की संस्था हमारे पास है। क्या है कि जब हम अपना व्यापार करेंगे तो हमें पैसों की जरूरत होगी, तो यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम की बात की गई है, इंस्टीट्यूशन की बात करिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जो कोऑपरेटिव, परस्पर सहायता वालों की, एक दूसरे को कर्ज दे और आगे अपना देश बढ़ा सके, तभी वैश्विक न्याय का आगे बढ़ सके, ठीक है। कन्फेडरेशन ऑफ पीपल, यानी कि यहाँ पर परिसंघ बनाने की बात की गई है। कैसा परिसंघ, जैसे आज हम UN देखते हैं, तो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर IMF मान लें, यहाँ पे WTO मान लें, यहाँ पे UN मान लें। तो 3 संस्थाओं का निर्माण की बात करते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस की बात आती है, ग्लोबल जस्टिस की बात आती है। अब जरा ध्यान से देखें, अब इन्हें पूरा जो अपना सिद्धांत दिया किसके लिए दिया, लिबरल पीपल्स के लिए। लिबरल देश तो मान सकते हैं, पश्चिमी देशों के लिए तो आलोचना भी है से निकल जाती है। आज हम WTO की आलोचना करते हैं ना, विश्व व्यापार संगठन की आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं कि वो पश्चिमी देशों की बात मानता है, केवल उनके ही आधार पर नियम कानून बनाए जाते हैं। IMF की बात क्या है,
कि जब हम IMF से कर्ज लेते हैं तो क्या करता है, हमें कहता है कि वैश्वीकरण अपनाएं, निजीकरण अपनाएं, उदारीकरण अपनाएं, तब जा के हम कर्ज देंगे। फिर क्या है, यूनाइटेड नेशन, कन्फेडरेशन ऑफ पीपल्स, यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था होगी तो हम देखें पश्चिमी देशों के वहीं पर ये संस्था अवेलेबल है, वहाँ पर भूमि पर है, और क्या है वहाँ पर वीटो पावर 5 देशों के। तो कहाँ ये पूरी तरीके से किसके लिए सिद्धांत आपको नज़र आ रहा है, ये लिबरल पीपल्स के लिए नज़र आता है। अब दूसरी चीज़ चले कि पूरा सिद्धांत लिबरल पीपल्स के लिए था, उदार लोगों के लिए था, यानी उदार लोगों का मतलब यहाँ हो गया देश हो गया, ठीक है। अब ये डिसेंट नॉन लिबरल पीपल्स, इसने दूसरी कैटेगरी बताई, तो उनके लिए क्या था, उनके लिए कहते हैं कि ये सोसाइटी कैसी होती है, ये कहते हैं कि ये सोसाइटी इस आधार पर होती है, जो इनका देश चलता है ना वो धार्मिक आधार से भी चल सकता है, या इनका कल्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है, या इनके मूल्य या कहें परंपराएं हमसे अलग हो सकते हैं, या कहें किसी एक फिलॉसफी पर ही अपना देश आगे चलाते हैं, या साधारण शब्दों में कहें परंपरा और साथ ही साथ उदार दोनों का ही मिक्सचर होता है। और इसका इनको ने एक आइडियल एग्जांपल भी दिया है, कजाकिस्तान, ठीक है। वहाँ रिलीजियस चीज़ें भी हैं, साथ ही साथ लिबरल चीज़ों को भी वहाँ पर अपनाया गया है, ठीक है। तो ये ऐसी सोसाइटी होती है। फिर ये कहते हैं कैसी नहीं होनी चाहिए। देखो ये कहते हैं कि अगर डिसेंट नॉन लिबरल पीपल्स को भी जस्टिस की बात करनी है, उनको भी वैश्विक न्याय की विचारधारा में धारा में लाना है, तो इन्हें कैसा नहीं होना चाहिए। देखो इन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में आप और हम 10 व्यक्ति रह रहे हैं, ऐसा नहीं 5 व्यक्ति को हमने अधिकार दे दिया, उनकी आज़ादी दे दी, 5 व्यक्ति को हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम आपको नहीं देंगे। साधारण तौर पर सभी समाजों का यहाँ पर सम्मान होना चाहिए, उनके मूल्यों का, उनकी परंपराओं का, उनके अधिकारों का, उनका व्यवसाय करने के अधिकार का, साथ ही साथ जो प्रशासन हो वो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से काम करे वहाँ पर कॉमन गुड्स यानी कि सामान्य हित का फलफूल हो सके, यानी कि उसकी बढ़ोतरी हो सके। साथ ही साथ कहते हैं जो इस पूरे सिस्टम में विचार विमर्श का जो मुद्दा होता है ना, वहाँ पर सभी समाज के लोग मिल करके साथ आए, तभी हम एक डिसेंट नॉन लिबरल पीपल्स का जन्म दे सकते हैं। बेशक ये परंपराओं को भी साथ रखें, क्योंकि ये कहते हैं अगर हम उन्हें उनकी परंपराओं से दूर कर देंगे तो यहाँ पर क्या है वो अपने ऊपर अपमान के तौर पे लेने लग जाएंगे, तो और वो हिंसक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने देना। क्या अब सवाल यह है क्या डिसेंट नॉन लिबरल पीपल से भी अलावा कोई तीसरी कैटेगरी है? तो वो कहते हैं तीसरी कैटेगरी भी है, जिसे हम ना तो इनमें शामिल करते हैं ना ही इनमें शामिल करता है। उनके लिए ग्लोबल जस्टिस जैसी कुछ चीज़ ही नहीं है। जैसे हम तालिबान को देख लें, हिटलर को देख लें, तो ये सब क्या है, ये पूरे कट्टर हैं, तानाशाह वाले। इसे हम ग्लोबल जस्टिस की इनकी मांग इनसे कर ही नहीं सकते, या इनसे किसी तरीके का समझौता हम कर ही नहीं सकते। तो ये क्या कहते हैं, उदारवादी राज्य मदद किस रूप में करे। अब सवाल यही है कि जो पूरा सिस्टम था, जो पूरा जस्टिस की बात करी, लिबरल पीपल्स की बात करी, और आपने 8वें सिद्धांत की तरफ आए, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम की बात करते हैं कि इस आधार पर उन्हें सहायता करनी चाहिए। देखो डिसेंट नॉन लिबरल पीपल को ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी आर्थिक सहायता नहीं देनी है, कोई पैसों की सहायता नहीं देनी है। मान लीजिए अब हमने एग्जाम्पल आपको दे दिया था किसका, हमने दिया अफगानिस्तान का, कि वहाँ पे संसद हमने बना दी, मगर क्या है, क्या कोई एक देश एक दूसरे की सहायता आर्थिक स्तर पर नहीं लेगा? जरूर लेगा। क्या तालिबान को हमने बांध बनाने में, शिक्षा के लिए, क्रिकेट टीम के लिए सहायता नहीं दी, या हमें दूसरे देश सहायता नहीं देते हैं आर्थिक? तो ये क्या है कि यहाँ पर इनकी आलोचना होती है इनके सिद्धांत की, केवल जो उदारवादी राज्य मदद किस रूप में करते हैं, यहाँ पर राजनीतिक सिस्टम के रूप में लिबरल बनाने की उसे कोशिश करते हैं, जो पूरी तरीके से गलत है। हमें आर्थिक मदद की भी जरूरत होती है। तो ये इनकी आलोचना निकल करके आती है। मगर जो इन पूरी थ्योरी का, इनके ग्लोबल जस्टिस का जो क्रक्स निकल करके आता वो यही है कि प्रोसीड्यूरल रूल एंड हेल्प रूल। हमने कहा था 2 तरीके के न्याय के सिद्धांत होते हैं, प्रोसीड्यूरल जस्टिस और सब्सटेंटिव। तो यहाँ पर ये प्रोसीड्यूरल जस्टिस को ही पूरे तरीके से फॉलो करते हुए नजर आते हैं, जो ये कहता है कि व्यक्ति के अंदर अपनी कार्य क्षमता होती है कि वो अपने अधिकार पर क्या करें, अपनी क्षमताओं के आधार पर क्या करें। हमने उन्हें ग्लोबल जस्टिस प्रोवाइड करा दिया है। अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसका परिणाम क्या होगा। यानी कि अगर आप में सामर्थ्य थी तो आपने अच्छा कमा लिया, अगर आपने अच्छा नहीं कमाया, अच्छी स्टेज पर नहीं पहुंचे, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ठीक है, यही इनका प्रोसीड्यूरल रूल था। और ये कहते हैं कि हेल्प जब एक लिबरल देश किसको करेगा, डिसेंट नॉन लिबरल को, तो एक बार ही करेगा।
राजनीतिक संस्थाओं को भी ना एक बार ही सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि बार बार वो सपोर्ट करता रहे इसका। तो ये था इनका पूरा सिद्धांत ग्लोबल जस्टिस का। अगर आपको इसमें कोई समस्या लग रही हो, समझने अभी भी दिक्कत हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल है हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताते हैं जो जॉन रॉल्स का ये सिद्धांत है वैश्विक न्याय का, यह आलोचना का पात्र बनता ही बनता है कि आपको सीधे पता चल रहा है केवल पश्चिमी दुनिया की बात कर रहा है, केवल उनके ही आर्थिक विकास की ये बात करता है, नॉन डिसेंट पीपल्स की ये बात नहीं करता। साथ ही साथ क्या मार्क्सवादी भी इसकी आलोचना करते हैं, खुद उदारवादी भी इसकी आलोचना करते हैं। साथ ही साथ आलोचनात्मक थ्योरी, जो क्रिटिकल थ्योरी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने के लिए मिलती है, वो भी इनकी आलोचना करते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।